हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को बढ़िया से समझेंगे। क्या है एटॉमिक मास, इसको बिना रटे एनसीईआरटी के थ्रू और एलएन के मॉड्यूल के थ्रू हम लोग बढ़िया से इसको समझ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज के लेक्चर। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। फिर ये एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, इसको बहुत ध्यान से यहाँ से सुनना। एटॉमिक मास मतलब अभी बात कर लेते हैं हम लोग। मान लो कि हमें एक एटम का मास निकालना है तो एटॉमिक मास, एक पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोग कहें, पहला देखो, मास ऑफ वन एटम, मैं सिंपल बात कहूं, मास ऑफ वन एटम की अगर बात करूं तो एक एटम की मैं बात करूं, उसका मास कभी भी होता है, वो किस कारण से होता है, तो मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का अगर मास की बात करा जाए तो उसमें एटम का मास मतलब क्या, एटॉमिक मास। यानी आप जब किसी एटम को ध्यान से देखते हो तो मान के चलो कि ये बीच में अपना न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। यही ना हो रहा है डायग्राम। तो पूरे एटम का अगर मास तुमको काउंट करना है तो प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों के मास को जोड़ दोगे तो पूरे एटम का मास मिल जाएगा। जनरल बात है कि नहीं है। देखो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आएगा, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। तुम कह सकते हो इसको अगर एक्सपेंड करें तो मान लो किसी में तो 10 गो प्रोटॉन होगा, किसी में 20 गो प्रोटॉन होगा, तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे। हाँ। एगो मास मतलब एगो प्रोटॉन का मास इंटू जितना नंबर होगा, मतलब 10 गो प्रोटॉन है तो 10 से गुना कर देंगे। समझ रहे बात को। तो हम लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एनपी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, पी प्लस लिख देता हूं, मतलब एमपी लिख देता हूं। कैसा रहेगा ऐसे, मास ऑफ प्रोटॉन ना, एम है ये, है ना। ऐसे ही प्लस कह सकता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कह सकते कि नहीं, ठीक है। कितना मतलब मास ऑफ प्रोटॉन तो हमें याद है भाई, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। अब 10 गो अगर प्रोटॉन है तो 10 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही न्यूट्रॉन का भी मास हमें पता है 1.675 इंटू 10 के पावर -27 kg। अगर 10 गो न्यूट्रॉन है तो 10 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, और 10 गो इलेक्ट्रॉन किसी में है तो 10 से गुणा कर देंगे। एगो समझ रहे ना बात को। हाँ। इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं ना डिराइव करना चाहता हूँ। ये बहुत मतलब कंसेप्चुअल है भाई साहब, तुम समझ नहीं सकते इसको। इस यहाँ से बहुत बड़ा एक डाटा निकल के आएगा। जैसे मान लो मैं कह दूं अब मेरे पास ये डाटा पूरा मिल गया, ठीक, किसी को दिक्कत। अब मैं कहूंगा नंबर ऑफ, जैसे ना क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर, क्योंकि एटम में इसका मास बहुत कम है, -31 है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, कभी भी एटम का मास बताते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं रखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास का कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ही कम है। समझ रहे बात को। सबसे हल्का होता है तो हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस के मास को ही लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो डाटा मिल गया हमारे पास। तो यहाँ पे मैं कॉमन अगर बात निकालू, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस कर लूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इसको मैं किसी भी मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग तो सेम ही होता है ना, तो मैं मास ऑफ प्रोटॉन से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो क्या पूरा ये डाटा नहीं निकल जाएगा। समझ रहे बात को। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने, मतलब यहां से मैं मास ऑफ प्रोटॉन को क्या कर दिया हूं, कॉमन ले लिया हूं, दोनों को ऐड कर दिया हूं। अरे बोलो हाँ, हाँ। सिंपल बात है कि नहीं है। यहाँ पे किसी को मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। मान लो मेरे पास 10 को प्रोटॉन है तो 10 बाहर ले लिया, 5 गो न्यूट्रॉन है तो 5 बाहर ले लिया ना। अब मास ऑफ प्रोटॉन से क्या कर दिया, गुणा कर दिया।
क्योंकि मास, तुम कहोगे सर मास ऑफ न्यूट्रॉन से क्यों नहीं गुणा किए? अरे भाई मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इक्वल ही होता है, लगभग इक्वल होता है। 7.2 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हमें मिलेगा मास ऑफ वन एटम, बस इतना ही कंसेप्ट था। अब मैं मास ऑफ प्रोटॉन को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ क्या, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। याद आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर बोलते हैं। अभी पीछे पढ़ाए थे ना, किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उनको जोड़ने पर हमें मिलता है मास नंबर। पढ़ाए थे ना पीछे, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो आप समझ लेना, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। बोल दूंगा मैं मास नंबर इनटू, मैं यहां पर रख दूंगा क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसी को हम लोग बोलते हैं मास ऑफ वन एटम। कोई दिक्कत? यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर, है क्या बोलते हैं इसको, मास नंबर। और उसको प्रोटॉन के मास से क्या कर दिया, गुणा। अब बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा। अब देखो, इसको मैं बोलता हूं यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन कितना, तो 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। बोलो हाँ। तो जब इतना होता है तो मैं यहाँ पे रख दूं, और रखूंगा तो मुझे एक, इसको ना एएमयू भी बोलते हैं, बताए, एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। इसको ना हम लोग यूनिट से भी मेजर करते हैं। एक प्रोटॉन का जितना मास होता है वही एक एटम के मास को भी डिफाइन करता है, ठीक है। इसको एएमयू से भी लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मास नंबर इनटू, बोल सकता हूँ 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। और इसको बोल सकते हैं मास ऑफ वन एटम। इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन एटम। दिमाग में भर लो भाई, कंसेप्ट आया अपना। अब देखो कितना बढ़िया से सवाल, देखो बारीकी से अगर कंसेप्ट नहीं सीखते हो तभी क्वेश्चन में फंसते हो। अगर तुम सीख गए कि देखो किसी भी एटम का मास नंबर हमें पता होगा, उसको इससे गुणा कर देंगे तो हमको एक एटम का मास मिल जाएगा। अब आओ देखो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसको एक एएमयू भी बोलते हैं। तो मैं एक और बना दूं क्या, फॉर्मूला लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। मास नंबर इनटू एएमयू, इसको एएमयू भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पे बोल सकता हूँ मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, ठीक है। सबसे मस्त है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन से एग्जांपल दे रहा हूं मैं और इससे समझ में आए। जैसे मेरे पास एक आयरन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 26, एटॉमिक मास होता है 56, ठीक। अब हम लोग इसका बताओ कि हमें मास नंबर पता करना है। तो लिखूंगा मास नंबर कितना है, तो सर दिखिए रहा है हमको मास नंबर 56 है। मास नंबर कितना है, 56 है। अरे भाई 56 कब होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन की संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़े हैं तो क्या मिला है हमें, मास नंबर 56। बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 26। इसको दोनों को घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिलेगा। तो 26 है जो न्यूट्रॉन मिलेगा, दोनों को घटा दोगे मतलब जोड़ दोगे तो 56 आ जाएगा। नहीं आएगा? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कितना होगा, 30 आएगा ना, यहाँ से 30 आएगा। 30 और 26 मिलके 56 हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा मास नंबर मिल गया, ठीक है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ, बता देता हूं क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 26। कोई दिक्कत नहीं सर। मैं कहूंगा नंबर ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रॉन, तो वो भी कितना हो जाएगा, 26। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कितना होगा, 56 - 26। हाँ, 56 - 26, यानी मास में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 30। अब 30 को इसमें न्यूट्रॉन है, ये 30 क्या है, न्यूट्रॉन है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। 30 इसमें न्यूट्रॉन है। गलत आ रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे 26 होना चाहिए। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बताया करो। ये देखो 30 और यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 26।
इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमें नहीं मिल जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास नंबर, समझ रहे ना। तो आराम से हम लिख सकते हैं मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या दिक्कत? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 26 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 30, टोटल कितना आ गया 56। तो वही मैं शुरू में लिखा था मास नंबर कितना है 56। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। सवाल ये है इसके इसी क्वेश्चन में कि आपसे पूछे कि बताइए मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन। जैसे मान के चलो इतना बड़ा टुकड़ा हमारे पास एक आयरन का है, लेकिन इसके एक एटम का बताना है ना हमें। इसमें से एक एटम निकालो, उसका मास बताओ, क्योंकि मैं इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा लाया हूं, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 56 है, एटॉमिक मास 56 है, एटॉमिक नंबर 26 है, लेकिन इसके एक एटम को यहां से निकालूंगा और उसका मास जानना चाहता हूं। तो यही इसीलिए ये फॉर्मूला लगा है, किसी भी चीज के अगर एक एटम का मास पता करना है तो उसके मास नंबर को किससे गुणा कर दो, एएमयू से। मतलब यहाँ उसके एमयू नहीं, ये फिक्स नंबर है, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg से गुणा कर दो, बस हो गया। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ Fe, ठीक है। कितना कहूंगा बताओ, तुम लोग बताओ। तो बोलना सर बोल दीजिए आप 26 हाँ, क्या आना चाहिए इसके अंदर? मास नंबर आना चाहिए, सुना ध्यान से, मास नंबर आना चाहिए इंटू एएमयू आना चाहिए, यही ना। तो मैं मास नंबर के लिए कितना ले लूंगा 56 इंटू एएमयू कितना ले लूंगा 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। खत्म। अब तुम्हें समझ में आया कि मास नंबर एक एटम के मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्लियर? तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन मतलब एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर एकदम हड़बड़ी के साथ अगर कोई समझता है तो वो बढ़िया से सवाल नहीं बना पाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि नहीं सर हमें जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करना है, हमें ये करना है, ऐसे करेगा तो सिलेबस तो कवर कर लेगा और सब कुछ लिख लेगा, उसके कॉपी में सब कुछ रहेगा, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहली बात, क्वेश्चन उसी से बनेगा जो एकदम आराम से समझा है कंसेप्ट को, और वो लड़का कोई भी क्वेश्चन बना देगा, हजारों क्वेश्चन दोगे तो बना देगा। और जो एकदम फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस देख के हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे करके समझा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे बना दूंगा, इस टाइप का आएगा तो ऐसे बना दूंगा, अगर इस ऐसे करके वो सॉल्व किया है तो उससे जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो उससे नहीं बनेंगे। समझेंगे नहीं? इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तभी आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है? तो जैसे मैं बोल दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और ले रहा हूं अच्छा सा एग्जांपल, जैसे H2O का एग्जांपल ले रहा हूं। किस चीज का? H2O। मैं काहे H2O का ले लिया? क्योंकि अब मॉलिक्यूल है। हाँ। ठीक है। अच्छा चलो, जितना पीछे सवाल हम लोग कर रहे हैं, एगो आयरन के लिए 4-5 सवाल किए ना, 4-5 गो चीज निकाले, वैसे ही सब बच्चों को मैं दे रहा हूँ टास्क सोडियम के लिए निकाले। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास होता है 23 होता है। अब इसके लिए सब कुछ निकाल के वो दिखाए, जितना इधर निकाले थे हम लोग, नहीं निकाले थे इधर, ये वाला सब कहाँ गया, इसको दिखा देते हैं। ये सब निकाले थे, ये एटॉमिक मास, हाँ ये सब निकाल के दिखाया है, ये सारा। ठीक है, तो सोडियम के लिए निकालिए। आगे आते हैं, तो अब हम लोग H2O को करते हैं। ठीक, H2O। तो H2O में सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि भाई इसका मास कितना है, H2O का मास नंबर कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्या मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो लिखेंगे हम लोग, सुनो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? तो हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन है हाइड्रोजन कितने? 2। तो मैं यहाँ पे 2 ले लिया भाई, 1 into 2, समझ रहे ना, एक होता है लेकिन 2 है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, मतलब नंबर 8 होता है, लेकिन मास हो जाएगा इसका 16, तो एटॉमिक मास ले लूंगा 16, यानी इसको कह के बोलूंगा मैं कितना 18 बोल दिया, AMU है ना। अब AMU से गुना कर देंगे तो एक एटम का मास हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। अब कहूंगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, अगर मैं कहूं तो क्या कहूंगा 18, है ना। और लास्ट में किससे गुणा करना पड़ेगा? ये तो वन मॉलिक्यूल का नहीं हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है कोई बात नहीं।
इसको कह सकते हैं यहाँ पे देखना भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AMU, यानी एक मॉलिक्यूल का अगर कहूँ तो 18 गुणे इंटू 1. AMU यानी 18 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg. kg। ये हो गया 1 molecule वन मॉलिक्यूल of H2O. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मतलब एक मॉलिक्यूल H2O का मास कितना होगा। तो ऐसे तो हम लोग 18 बोल रहे हैं, तो 18 जो बोल रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। और जब हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल का निकालना चाहते हैं तो कितना कहूंगा, इतना। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक डाटा दे रहा हूं, एक डायग्राम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक मोल जो 18 ग्राम आया है ना, वो एक मोल का आया है। कितने का? एक मोल इकट्ठा हुआ है तब जाके कितना मिला है तुमको? 18। लेकिन तुम्हें एक का चाहिए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। एक गिलास में, ये वो गिलास ले लूं मैं, एक गिलास वाटर में क्या एक ही H2O है? नहीं, ढेर सारा H2O है। तो उसमें से एक H2O को बाहर निकाले हैं, एक मॉलिक्यूल को, उसका मास निकाले हैं। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के सिर्फ एक का निकालना होता है तो क्या करेंगे, उसको सीधे सीधे उसके मॉलिक्यूलर मास को उठाएंगे और उसके AMU से गुणा कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयंस ले लेते हैं। SO4-2 ये आयन है, इसका बताना है एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ। जब भी एक शब्द आए एक मॉलिक्यूल, तो क्या करोगे तुम? कहोगे कि देखिए मैं इसका सिंपल ले लूंगा, है ना, और उसको किससे गुणा कर दूंगा, उसको AMU से। तो सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होगा तुम्हारा 32 प्लस इस 16 चौका 64, सॉरी मैं 3 लिख दिया, 32 प्लस 64 कितना हो रहा है? 4 2 6 96 आ रहा है क्या? तो 96 इंटू, अगर मैं क्या कर दूं, AMU कर दूं, क्या मैं AMU कर दूं तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? तो मैं लिख दूंगा ऐसे 96 AMU की जगह पर रख दूंगा 1.6 इंटू 10 के पर माइनस 27 kg। ये आ गया हमारा मास ऑफ वन एटम, सॉरी एक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब रहा बात कि भाई AMU को डिफाइन कैसे किया गया। तो वो लोग एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट, और बोले कि देखिए हम लोग एक काम करते हैं, डिफाइन करते हैं कार्बन के 12वां हिस्सा, माने कार्बन में एक कार्बन ले लेंगे तो उसके 1/12 मास को हम एक AMU बोलेंगे। एक कार्बन के कितना हिस्सा? 1/12वां हिस्सा, यानी 1 AMU। ज्यादा इसमें फंसना ही नहीं है। 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास या पार्ट भी लिख सकते थे ऑफ कार्बन 12। समझ रहे बात को? कार्बन 12 का कितना वाला हिस्सा उठाए हैं? 1/12 मास। ठीक है, एटम भी लिख देता हूं यहाँ पे, कार्बन 12 का हिस्सा है। अब तुम्हें रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि सर हमें क्या याद रखना है। तो क्या याद रखना है? तो हमें याद रखना है किसी भी एटम के, किसी भी माने एलिमेंट के एक एटम का अगर मास निकालना है तो उसके मास नंबर से AMU को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चाहे किसी भी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को AMU से गुणा कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, SO4 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। इसका मास अगर हम लोग, तो नॉर्मल मास तो पता ही है 96 होता है। समझ रहे बात को? इस 96 को किससे गुणा कर दिया हमने? AMU से, तो एक का निकल गया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, सबको मुझे कहना था कि सभी स्टूडेंट्स जो होंगे, मेरे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं मेरे से, सब कोई एक कॉपी रखेगा, फॉर्मूला कॉपी। ठीक है, और सब कोई एक तो फॉर्मूला कॉपी बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि जब आप दिसंबर जनवरी में जाओगे तो आप रिवीजन करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आप एक फॉर्मूला कॉपी बनाते जाओगे साथ साथ में, तो तुम्हें एक फायदा हो जाएगा कि लास्ट में तुम्हें हमेशा रिवाइज करने का एक मतलब शॉर्ट में वो मिल जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। अब रही बात कि नहीं हम दिसंबर में ही रिवाइज करेंगे, बना अभी लेंगे लेकिन दिसंबर में इसको याद करेंगे, तो भी फंसोगे।
तुम्हें चैप्टर चल रहा है और हर दिन एक बार उसको पलट के उस शॉर्ट कॉपी को देखना है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग फार्मूला कॉपी बनाओगे और अब तक जो पढ़ाए हैं उसमें क्या फार्मूला कॉपी में होना चाहिए। तो मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो, अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसको फार्मूला कॉपी में नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पे आकर रिवाइज करेंगे। उसके बाद इधर हम लोग पढ़े, हम लोग मैटर को डिफाइन किए हैं, डिवीजन किए हैं, इसको भी हम लोग मतलब फार्मूला कॉपी में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला कॉपी में एक चीज लिखने होगा, एटोमिसिटी। तुम देखो, इतना छोटा सा एक कॉपी ले लेना, इतना छोटा सा, और इस छोटे से कॉपी में तुम्हें क्या करना चाहिए, एक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दूंगा मैं बेसिक, मतलब चैप्टर का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, लिख दिया। इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा एटोमिसिटी, एटोमिसिटी लिख दिया। और मैं एटोमिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो भाई एटोमिसिटी हम देखो, जितने भी एटम्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग एटोमिसिटी बोलते हैं। और आप सिंपली क्या करना, एक दो एग्जांपल ले लेना, जैसे मैं H2SO4 का ले लेता हूँ एग्जांपल। H2SO4 में एटोमिसिटी कितनी है, एटोमिसिटी कितनी है, तो 4 1 5 और 2 7 है। कोई पूछे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है, तो 4, ठीक है। तो इस तरह से आप एक लिख लिए, अब हो गया ये रिवीजन में। अब इसी को बार बार रिवाइज करेंगे, एटोमिसिटी रिवाइज हो जाएगा। अगली बार, अगले में देखो मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ सब ये चीजें, कि ऑक्सीजन मतलब होमो एटॉमिक क्या होता है, हेटेरोटॉमिक, ये सब इसी में आकर रिवाइज करना है। फिर देखो मैं साथ साथ बना दूंगा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट बताए थे, ट्रिक, कि अगर तुमको मॉलिक्यूल्स निकालना है तो तुमको दूसरे नंबर में ये डायग्राम बना लेना चाहिए कि मॉलिक्यूल से अगर तुमको जाना है एटम में, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए एटोमिसिटी से, इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और एटम से अगर मॉलिक्यूल में जाना है तो एटोमिसिटी से डिवाइड कर देना चाहिए, एटोमिसिटी से डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये दूसरा हमारा बन गया डायग्राम। तीसरा, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से यहाँ पे निकालने का जो तरीका सीखे हैं हम लोग, उसको मैं शामिल करूंगा 3 नंबर पर। नंबर जरूर देंगे ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करते हो, ऊपर वाले यानी मास में से ए में से किसको घटा देते हो, जेड को, बस खत्म। यही यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता था, है ना। फिर और जिस बच्चे को ये याद नहीं है वो याद कर लेगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना होता है। फिर यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि कितना एटॉमिक मास है, ये सब चीज़ निकालना, रिलेटिव मास। इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आइसोटॉर्म्स है, तो आइसोटॉर्म्स का कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला हम लोग सिंपल इसी में, ये चीज़ें सब इसी में रिवाइज करना। अब यहाँ जब आते हैं हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पे, तो एटॉमिक मास में तो हमें एक फार्मूला मिलता है क्या, 4 नंबर। मैं देखना, मैं तुम्हारे सामने ही सारा लिस्ट बनवा कर दिखा दूंगा कि मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम हो चाहे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो, स्लैश देके मैं मॉलिक्यूल भी लिख देता हूं, ठीक है। तो लिख दूंगा ऐसे, मास नंबर इनटू AMU। अब मैं नीचे और करके भी लिख दूंगा, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, ऐसे में लिख दूंगा। मैं साथ साथ देखना तुमको बनाते जा रहा हूँ और बनाऊंगा, पूरा फार्मूला लिस्ट में तैयार मिलेगा, ठीक है। ये मिला है ना। अब ये तो देखो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 AMU जो हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार, 1 AMU जो है वो है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो कि कौन सा कार्बन है, तो कार्बन 12 है। माने कार्बन 13 भी होता है, 14 भी होता है, इसलिए उसको हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि एक कार्बन एटम का, और कार्बन 12 वाला को लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, क्या है,
स्टैंडर्ड। Standard। इसके पहले मैं बोल देता हूँ, PYQ में क्वेश्चन भी है, इसके पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते थे, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ढेर सारा हो जाता है, हाँ, तो इसलिए उसको हटा के स्टैंडर्ड हम लोग किसको मान दिए, कार्बन को। कार्बन को। हम लोग नहीं माने, साइंटिस्ट लोग। तो एक AMU हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। लेकिन अगर ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ये एक बार हम पूरी दुनिया के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सही है ना। हाँ, फिर चेंज कर लेकिन इसको चेंज भी किया जा सकता है, ये सस्टेन मतलब क्या बोलते हैं, फिक्स्ड नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं। 1 AMU का डेफिनेशन चेंज किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें समझो, क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 AMU is defined as 1/24 of mass of 1 atom of कार्बन 12। देख क्वेश्चन कैसे कह रहा है, कि अब हम लोग 1/24 माने 1/24 है ना, पार्ट ले लेते हैं कार्बन एटम के मास को, है ना। 1/12 नहीं, 1/24। क्लियर, ठीक है। व्हाट विल बी द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ AMU। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ AMU। AMU में बताइए कि नाइट्रोजन का मास कितना होगा। ठीक, तो हम पहले डेफिनेशन को अपना चेंज करेंगे। हम लोग तो 1/12 पार्ट को लेते थे, तो अब अपने नए डेफिनेशन के अनुसार आएंगे, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार आएंगे कि अब माना गया है 1 AMU इज इक्वल टू 1/24, ठीक है, इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ 12 कार्बन 12, ऐसा मान लिया गया है, ये नहीं मानेंगे। अब क्या कह रहे हैं, इसको पहले डिफाइन काट उठ लेते हैं। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/24 इंटू, यहाँ कहूंगा मास ऑफ मास कितना होता है इसका, तो 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अरे भाई AMU यहीं पे ना रखते थे, 12 माने मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अरे मास ऑफ प्रोटॉन को 1 AMU बोलते हैं, ठीक, तो यहाँ पे रख दिया 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर, ये है ये, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो कितना बार आ रहा है, 2 टाइम में कट रहा है, तो आ रहा है 1 AMU हमारे अनुसार डेफिनेशन आ गया कितना, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2। मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से अगर देखा जाए तो 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, बोलो भाई। तो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, या जाके 2 मल्टीप्लाई, तो 1 मतलब सॉरी AMU मतलब 1 AMU इंटू कितना 2। किसी को दिक्कत, अरे भाई मास ई जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा मतलब 2 AMU के बराबर आ गया। अब हम लोग नाइट्रोजन पूछ रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे कि हमको बताइए व्हाट विल बी द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ AMU, यानी हमें बताना है नाइट्रोजन एटम का मास। तो अब आ जाइए क्वेश्चन के अनुसार, नाइट्रोजन 14 का एक एटम का मास, समझ रहे ना, नाइट्रोजन 14 के कितने एटम का मास, एक एटम का मास, तो कितना होगा भाई, तो 14 होता है इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। शुरू से करते आ रहे हैं यही बतिया कि जब भी एक एटम का मास निकालना होता है तो उसके मास नंबर को मास ऑफ प्रोटॉन से गुना कर देते हैं, इसी को AMU भी बोलते हैं, MP को, है ना। तो लिख रहा हूँ 14 इंटू, यहाँ पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन 2 AMU के बराबर है, 2 इंटू AMU, कोई दिक्कत। तो अब क्या हो जाएगा, ये 14 दूना 28 AMU हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए समझ रहे बात को, ये 28 AMU हो जाएगा। ठीक, अगर मैं मान लो ऐसे कहूं, एक और क्वेश्चन दूं, एक और क्वेश्चन दे दूं और कहूं इफ AMU is defined as 1/12 part of mass of
2 एटम, देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, 2 एटम ऑफ कार्बन 12, what will be the mass of 1 atom of nitrogen in terms of AMU। AMU के टर्म्स में बताइए नाइट्रोजन का। देखो तो फिर से यहाँ पे हमारा डेफिनेशन बदल जाएगा। हाँ डेफिनेशन अब बदलेगा कैसे? 1 MU हाँ 1 AMU इज इक्वल टू, अब क्या कर 1 AMU जो 1/12 इनटू, देखो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन होता है एक एटम के मास, हमारा डेफिनेशन होता था यहाँ पे कि 1 AMU बराबर 1/12 मास ऑफ कार्बन एक एटम, लेकिन अब 2 एटम बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग 2 एटम को किस तरह से डिफाइन करेंगे? मास ऑफ 2 एटम ऑफ कार्बन लिख देंगे। अब देखो 1/2 इंटू कितने एटम्स हैं? 2, तो 2 एटम्स के लिए मैं लिख दूंगा 2 इंटू मास ऑफ कार्बन कितना? 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अरे भाई ऐसे ही नहीं लिखते हैं, कार्बन, ये कार्बन का मास है, ये पूरा क्या है? कार्बन का मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ। 2 एटम के लिए बोला है तो 2 से गुना कर दिए। अब ये कट गया, सॉरी यहाँ पे 12 था ना, तो ये कितना टाइम में जा रहा है? 6। सॉरी ये देखो, ये 12 से ये 12 कट गया, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। हाँ हाँ तो यहाँ 1 AMU इक्वल टू 2 M। हाँ 1 AMU इक्वल टू 2 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा ना? तो यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा कितना? AMU/2। हाँ ये हमारा डेफिनेशन बन गया। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आ जाते हैं नाइट्रोजन वाले में, तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम यही निकालना है, कितना होगा? तो 14 इंटू MP हाँ मास ऑफ प्रोटॉन, यही ना? तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर रखेंगे AMU/2, 14 इंटू AMU/2। क्लियर? ये वाला बात रख दिए, कटा तो 7 AMU आ गया। तो हमेशा ये क्या होते जाता है? बदलते जाता है, चेंज होते जाता है। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। हमेशा ये चेंज होगा AMU का, और ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है, मैं बता रहा हूँ, ये पूछ देगा और फंस जाओगे, इसलिए इसको करना जरूरी है, ठीक है? देखो जब भी क्वेश्चन आए तो पहले डेफिनेशन निकाल लो, सुतो मत, सो मत, उसका डेफिनेशन निकाल लो। अब देख, तुम अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं दे रहा हूं ये क्वेश्चन बनाने के लिए, प्यारे प्यारे स्टूडेंट बनाना शुरू करो। 1 AMU इज डिफाइन, निकालिए बनाइए, डिफाइन एज 1/16 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम 24। वाह, क्वेश्चन का एकदम जज्बाते बदल दिए मैंने, मैग्नीशियम 24 ले लिया। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का पूछ रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये एक हटा दिया, अब 1 लिख देता हूं इसे, है ना? ऑक्सीजन एटम इन AMU। देखो क्वेश्चन कहने का तरीका है कि एक AMU को अब डिफाइन किया गया 1/6, माने 1/6 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। मतलब हर बार ये वक्त बदल दे रहा है, जज्बात बदल दे रहा है, यानी हर बार अपना डेफिनेशन बदल रहा है। तो आप लिखने का क्या तरीका होगा? पहले लिखोगे 1 AMU बराबर 1/6 पार्ट ऑफ क्या? मास ऑफ mg। वो mg बोला है अब की पार, एटम 1 एटम है ना, 1 एटम बोला है तो 1, 2 बोलता था, यहाँ पे 2 लिखते, एटम हो गया। तब ऐसे ही ना बोला है उसने क्वेश्चन में, तो 1/6 इंटू मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? यहाँ 24 है। सॉरी हाँ 24 होना चाहिए ना, 12 कैसे लिख दिया? तो यहाँ पे 24 लिख दिया मैंने, ठीक।
तो अब बताइए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, लिख दूंगा। तो 6 से कितना बार में जा रहा है, 4 बार में, यानी 1 AMU किसमें डिफाइन हो गया, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ प्रोटॉन बाई में चला जाएगा 1 AMU बाई 4, हाँ नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन के अनुसार उसने पूछा है ऑक्सीजन का, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना भाई, तो 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो शुरू से बोलते आ रहे हैं 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ रहा है आपके पास, AMU बाई 4, 4 से 16 कटाओ कितना बार में जाएगा, 4 AMU बच जाएगा, 4 AMU आ गया, खत्म, 4 AMU आ गया। आ रहा कि नहीं समझ। तो इस तरह से आप पहले देखो, AMU मतलब ऐसे आम भाषा में कहा जाए, AMU का डेफिनेशन बपौती नहीं है। बपौती माने फिक्स, मतलब ये नहीं है कि हमेशा यही चलता रहेगा, नहीं। वैज्ञानिकों का एक वैल्यू था कि भाई चलो हम लोग 1 AMU कार्बन के 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 हम लोग रख लेंगे, क्लियर। लेकिन हो सकता है कि डेफिनेशन बाद में बदल जाए, हो सकता है कि 1 AMU को 1/6 मास ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बोल दे, नहीं तो सबका क्या चेंज होगा, सबके मास नंबर चेंज हो जाएंगे।